नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का विकास एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू के साथ। तो ये आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और क्लास को एंजॉय करिएगा। आइए हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए हम अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। आइए हम देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहले तो आप लोग समझ लीजिए क्या है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन प्रकार का क्या है? न्याय है। ये क्या है? तीन प्रकार का न्याय की बात की गई है। और इसमें देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यह पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यह दो प्रकार के प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है। और बंधुत्व को बढ़ाने के लिए क्या? राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। ठीक है। आइए हम बारी बारी से एक एक चीज समझते हैं, प्रस्तावना क्या होता है और प्रस्तावना के बारे में। आइए देखिए प्रस्तावना क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसको संविधान का आत्मा कहा जाता है। और आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? तो इसको ठाकुर भार्गव दास के द्वारा प्रस्तावना को आत्मा कहा गया संविधान का। ठीक है। ठाकुर भार्गव दास के द्वारा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठाकुर भार्गव दास के द्वारा। और इसमें संविधान के उद्देश्य, आदर्श और दर्शन को बताया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत होती है कहाँ से? हम भारत के लोग, जिसका सीधा मतलब है संविधान की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास होती है। हम भारत का लोग का मतलब होता है कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? शक्ति जनता के पास है। ठीक है। प्रस्तावना क्या है उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का स्वरूप, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसे देखिए आप लोग। तो भारत प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य है। ठीक है। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। याद रखिएगा कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। यह भारत का स्वरूप है प्रस्तावना के हिसाब से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कौन कौन से प्रस्तावना में सुप्रीम कोर्ट के केस हुए हैं उसे भी आइए आपको बताते हैं। पहले देख लीजिए आप लोग कौन सा केस इसमें हुआ है। केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और यह बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, मतलब मूल संरचना का हिस्सा है। इससे जानने से पहले एक चीज और जान लीजिए, बेरूबाड़ी केस। कौन सा? बेरूबाड़ी केस। बेरूबाड़ी केस आपका होता है 1960 में। बेरूबाड़ी केस आपका होगा 1960 में।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर आगे चल के यहीं पर आकर के फिर केशवानंद भारती केस में क्या कहा कि संविधान प्रस्तावना संविधान की अंग होगा। याद रखिएगा, कहाँ बताया गया? तो बेरीबाड़ू में क्या बताया गया है? तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में बताया गया प्रस्तावना संविधान का अंग है और यह बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ क्या बताया गया है? एग्जाम के याद रखने की ट्रिक देखिए क्या पूछता है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। और क्या जोड़ा गया था? जहां पर हम बंधुत्व की बात करते हैं तो बंधुत्व में अखंडता को जोड़ा गया था। यह भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। क्या? अखंडता। इसे भी याद रखिएगा। ये बंधुत्व में दो बंधुत्व, एकता और अखंडता की जहां बात की गई है, इसे भी 42 नंबर अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना संविधान की आत्मा को कहा गया है। और हम भारत के लोग जनता सर्वोच्च होती है। और केशवानंद केस में क्या कहा गया? मूल संरचना के बारे में बात की गई है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं प्रस्तावना से अब कभी आप लोग की कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और सब कुछ सही करके आएंगे। प्रस्तावना और मौलिक ढांचा। प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? प्रस्तावना जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे न तो हटाया जा सकता और न ही इसे इसकी मूल भावना में बदली जा सकती है। क्या? केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था कि इसे न तो हटाया जाएगा न इसके मूल भावना को बदला जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रस्तावना बदली जा सकती है? तो हाँ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में को परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसके मूल संरचना को परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, तो क्या भारत में पॉजिटिव सेकुलरिज्म है? क्या है? सकारात्मक सेकुलरिज्म है। सभी राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखता है। आप लोग याद रखें, धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ होता है राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखता है या समान व्यवहार रखता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समाजवादी शब्द का अर्थ क्या होता है? जो प्रस्तावना में समाजवादी की बात की गई है, तो भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया गया है। ठीक है, लोकतांत्रिक अपनाया गया, लोकतांत्रिक सोशलिज्म को अपनाया गया। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक अपनाया गया है। तो समाजवादी शब्द क्या, न पूरी तरह से पूंजीवादी होगा न पूरी तरह से समाज साम्यवादी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रस्तावना में अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। पहले एक ही शब्द था, क्या? एकता, लेकिन अब एकता और अखंडता दो शब्द जोड़ा गया है। यह कहाँ पर आते हैं? तो बंधुत्व की बात करता है। ठीक है, यह बंधुत्व की बात करता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से हम एमसीक्यू देखेंगे जो प्रस्तावना में इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला देखिए क्या है, एमसीक्यू डिस्कशन होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? तो प्रस्तावना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। आइए नेक्स्ट देखिए, आगे आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी है, उसे आप लोग करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की न्याय की बात की गई है। बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? जो बंधुत्व एकता और अखंडता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट है, आप लोग क्वेश्चन करिए, जो अभी तक थियरी पढ़ाया गया उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है। आइए देखिए, प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग किस आधार पर माना जाता है? आर्टिकल 368, उद्देश्य प्रस्ताव, मौलिक ढांचा सिद्धांत या संविधान सभा बहस। तो मौलिक ढांचा सिद्धांत के तहत होगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रेरणा किससे मिली है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रेरणा किससे मिली है? फ्रांसीसी संविधान से, अमेरिकी संविधान से, उद्देश्य प्रस्ताव या ब्रिटिश संविधान से? इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 1946 में, कब? 1946 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसे भी आप लोग याद करिए। वहीं से प्रस्तावना की प्रेरणा को लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किनसे संबंधित है? स्वतंत्रता, लिबर्टी की जो बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। क्या? तो देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरूबाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट का मत क्या था? इसका आंसर करिए। सुप्रीम कोर्ट का मत क्या था? प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर है, गलत है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, गलत है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। बेरूबाड़ी केस में ही बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है या संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना बदली नहीं जा सकती, ये भी गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? राष्ट्रपति सर्वोच्च होंगे, संसद सर्वोच्च होगा, या जनता द्वारा शासन, या न्यायपालिका की सर्वोच्च? तो लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ होता है जनता द्वारा शासन। इसका आंसर सी हो जाएगा, जनता द्वारा शासन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना में समानता का आशय क्या है? समानता, इक्वेलिटी की बात की जा रही है। तो प्रस्तावना में जो इक्वेलिटी का आशय क्या है? यह सबसे लंबा भाग है, या उद्देश्य व दर्शन को व्यक्त करती है, या मौलिक अधिकार देती है, या अनुच्छेदों का आधार है? यह उद्देश्य एवं दर्शन को व्यक्त करती है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रस्तावना में समानता का आशय क्या है? यह उद्देश्य एवं व दर्शन को व्यक्त करती है। इसका आंसर कलेक्ट कर लीजिए। मौलिक, ये प्रस्तावना में समानता का आशय जो होगा, इसका आंसर सी होगा। यह मौलिक अधिकार को देती है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार को मिला है, 6 प्रकार का जो मौलिक अधिकार मिला है, उसमें समानता जो होता कहाँ से मिलती है? तो मौलिक अधिकार देती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना का प्रयोग न्यायालय किस स्थिति में करता है? बताइए, प्रस्तावना का प्रयोग न्यायालय किस स्थिति में करता है? कानून बनाने में, संविधान बनाने में, कानून की व्याख्या में, या अध्यादेश जारी करने में? तो न्यायालय कब इसका प्रयोग करता है? जब कानून की व्याख्या करनी होती है, तब वह प्रस्तावना का प्रयोग करेगा। तो 8 का सी हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना बदली नहीं जा सकती है। ऑप्शन बी, प्रस्तावना बदली जा सकती पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं। प्रस्तावना अनुच्छेद 1 है, प्रस्तावना डीपीएसपी है। तो क्या होगा इसका सही? तो इसका सही बी हो जाएगा। प्रस्तावना बदली जा सकती है पर इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। केशवानंद भारती केस में ऐसा कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केशवानंद भारती केस 1973 का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या था? संसद सर्वशक्तिमान है, संविधान बदला नहीं जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत है, या मौलिक अधिकार सर्वोच्च है? बताइए, केशवानंद भारती केस 1973 का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या था? तो इसमें क्या कहा गया था? संविधान बदला नहीं जा सकता, गलत है। यहाँ पर बताया गया था बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत के बारे में बताया गया था। क्या बताया गया था? बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के बारे में बताया गया था। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइए नेक्स्ट, यहीं पर हमारा क्लास समाप्त होता है। और सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना, आप लोग सभी को समझ में आया है। और कमेंट करके आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा आप लोग को समझ में आया है कि नहीं। जय हिंद, नमस्कार आप सभी को।